हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 15th चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और लास्ट क्लास में हमने उस पर कुछ न्यूमेरिकल सेशन बात करी थी, कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिससे हम रेडियो एक्टिविटी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव विकिरणों के गुणधर्म के बारे में। देखिए, हमने पढ़ा रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या होता है। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी न्यूक्लियर फिनोमिना है जिसमें अस्थायी नाभिकों में से स्वतः ही कुछ अदृश्य विकिरणों का उत्सर्जन होता है और इस घटना को हमने रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता कहा था। अब ये जो अदृश्य विकिरण है गाइस, सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी और उसके बाद मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने इसको और आगे थोड़ा डिस्कस करके पिंच ब्लेंड अयस्क से दो अधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम और रेडियम की खोज की थी, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ ही रदरफोर्ड स्टोडी का रेडियो एक्टिव विघटन का नियम भी हमने देखा। तो रदरफोर्ड ही पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन रेडियो एक्टिव विकिरणों के गुणधर्म को समझने का प्रयास किया कि ये रेडियो एक्टिव विकिरणें कितने प्रकार की होती हैं। तो उन्होंने किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होने वाली अदृश्य विकिरणों को जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करके देखा तो उन्होंने पाया कि कुछ अदृश्य विकिरणें तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, कुछ विकिरणें बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और कुछ विकिरणें न तो पॉजिटिव से और न ही नेगेटिव से अट्रैक्ट होती है, सीधे निकल जाती है। तो इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? ऑब्वियस सी बात है कि अगर किरणें बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रही होगी तो ये किरणें नेगेटिवली चार्ज होगी, तभी तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगी। इन किरणों को बीटा किरणें कहा गया, या फिर हम बीटा माइनस किरण कहें तो कोई दोहराए या आपत्ति नहीं होगी इसमें। जो भी किरणें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होती है, ऑब्वियस सी बात है कि इसका मतलब ये किरणें स्वयं पॉजिटिवली चार्ज होगी और इन किरणों को अल्फा किरणें कहा गया। ठीक है, और जो किरणें न तो बैटरी के पॉजिटिव और न ही बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होती हैं उनको गामा किरणें कहा गया। और अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव से अट्रैक्ट नहीं होती है, मतलब इन पे किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, ये आवेश विहीन यानी आवेश रहित होती है। बाद में जब फर्दर स्टडी की गई तो ये पता चला कि ये अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होते हैं। ये अल्फा पार्टिकल या अल्फा किरणें हीलियम के नाभिक होते हैं, ठीक है, जिन्हें अपन 2He4 कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। बीटा पार्टिकल्स या फिर बीटा किरणें जो है वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन जैसे ही होते हैं, या मैं इनको इलेक्ट्रॉन कहूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त कभी कभार हम एक और प्रकार की बीटा किरणों की बात करेंगे जिसे हम पॉजिटिव बीटा किरण कहते हैं और जो पॉजिट्रॉन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? पॉजिट्रॉन। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। और गामा किरणें जो है वो उच्च ऊर्जा के फोटॉन्स होते हैं गाइस। क्या होते हैं? उच्च ऊर्जा के फोटॉन्स होते हैं। तो इस प्रकार किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से तीन प्रकार की विकिरणें उत्सर्जित हो सकती हैं: अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण और गामा विकिरण। मोस्ट ऑफ द केस में हम अल्फा बीटा के बारे में ही डिस्कस करते हैं। गामा विकिरण जो है वो एक उत्तेजित नाभिक द्वारा उत्सर्जित करने वाली विकिरणें होती है जो फोटॉन्स होते हैं, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इन अल्फा विकिरणों के, बीटा विकिरणों के और गामा विकिरणों के कुछ गुणधर्म यानी कुछ फीचर्स के बारे में। तो पहले आप ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेके अपने फेयर काम में कर दीजिएगा गाइस। उसके बाद हम अल्फा बीटा और गामा विकिरणों के गुणधर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो गाइस हम डिस्कस कर लेते हैं इन अल्फा बीटा और गामा किरणों के गुणधर्म के बारे में। इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है अल्फा कणों के गुणधर्म। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अल्फा कणों के गुण। अल्फा कणों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला अपन देखते हैं कौन सा गुण है इसका। हमने ये देखा कि अल्फा पार्टिकल जो है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ आकर्षित होता है। इसका मतलब कि अल्फा पार्टिकल स्वयं धनावेशित होते हैं और वास्तव में जब फर्दर स्टडी की गई तो ये पता चला कि अल्फा पार्टिकल हीलियम के नाभिक होते हैं। तो इसका पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि अल्फा कण धनावेशित होते हैं। अल्फा कण
धन आवेशित होते हैं, धन आवेशित होते हैं। वास्तव में ये हीलियम के नाभिक होते हैं, हीलियम के नाभिक, हीलियम के नाभिक। और अगर ये हीलियम के नाभिक हैं तो हम जानते हैं कि हीलियम को किस तरह से लिखा जाता है। हीलियम को लिखा जाता है 2He4 से, ठीक है। इसका मतलब इस पे आवेश 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर और इसका द्रव्यमान 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी कि इसका जो हम बात करें आवेश की, कि प्रोटॉन के आवेश का दोगुना, किसी भी अल्फा पार्टिकल का आवेश प्रोटॉन पर आवेश का दोगुना, और किसी भी अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होगा। क्लियर? ये इसके पहले पॉइंट की हमने बात कर ली। दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं? दूसरा पॉइंट ये है गाइस कि अल्फा पार्टिकल जो है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से ही प्रभावित होते हैं। क्योंकि ये आवेशित है इसलिए विद्युत क्षेत्र में ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होते हैं, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होते हैं, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में विचलित होते हैं, में विचलित होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है वो काफ़ी भारी होते हैं, क्योंकि इनका द्रव्यमान 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। भारी होने के कारण हालांकि इनका विचलन होता है, लेकिन बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल यानी बीटा किरण और गामा किरण की तुलना में इनका विचलन कम होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? लेस देन बीटा, लेस देन बीटा रेस। यानी इनका विचलन हालांकि होता है लेकिन इनका विचलन बीटा किरणों की तुलना में थोड़ा कम होता है। क्लियर? तीसरे पॉइंट की अपन बात कर लेते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा किरणों या अल्फा विकिरणों का जो वेग होता है वो प्रकाश की चाल से काफ़ी कम होता है, लगभग उसका 0.05%। इनका वेग लगभग 10⁷ मीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है। तो तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? इनका वेग लगभग 10⁷ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और ये 10⁷ मीटर पर सेकंड जो है वो लगभग प्रकाश की चाल का 0.05 टाइम्स होता है, यानी कि प्रकाश की चाल का लगभग 0.05 गुना इसके आसपास ये होता है। क्लियर? चौथा पॉइंट हम क्या देखते हैं कि जब भी अल्फा विकिरण किसी परमाणु से टकराती है, किसी विलगित परमाणु से, किसी उदासीन परमाणु से टकराती है, तो इन पर आवेश ज़्यादा होने के कारण और इनका द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण ये उस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। अपनी ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके परमाणु से बाहर आ जाता है, मतलब वो परमाणु आयनित हो जाता है। तो इसका मतलब ये परमाणुओं को आयनाइजेशन, ये परमाणु को आयनित कर सकता है। तो इसका चौथा जो अपन प्रॉपर्टी लिखेंगे वही है कि इनमें आयनन का गुण पाया जाता है, आयनन का गुण पाया जाता है। या ये लिखूं मैं कि अल्फा विकिरण परमाणुओं को आयनित कर सकती है, अल्फा विकिरण परमाणुओं को आयनित कर सकती है। अब यहाँ पे हम बात करें तो चूंकि अल्फा पार्टिकल काफ़ी हैवी होते हैं तो ये जब परमाणु से टकराते हैं तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देके बाहर निकाल देते हैं, जिससे परमाणु आयनित हो जाता है। इनके आयनन की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होती है, बीटा किरणों से भी ज़्यादा होती है, गामा किरणों से भी ज़्यादा होती है। तो इनकी आयनन की क्षमता जो है वो लगभग बीटा किरणों से तो 100 गुनी होती है, ठीक है, 100 टाइम्स देन बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल से तो लगभग 100 गुनी ज़्यादा होती है और गामा पार्टिकल से लगभग 1000 गुना ज़्यादा होती है, टाइम्स ऑफ गामा। बीटा पार्टिकल से इनकी आयनन क्षमता तो लगभग 100 गुना होती है और गामा पार्टिकल्स या गामा विकिरणों से इनकी आयनन क्षमता लगभग 1000 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। चौथा, पांचवा पॉइंट की अपन बात करें,
इनकी रेंज जो है गाइस वो काफ़ी कम होती है। तो रेंज पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद इसको समझाता हूँ कि इनकी रेंज क्या होती है। तो गामा विकिरणों की रेंज काफ़ी कम होती है। गामा विकिरणों की रेंज, गामा विकिरणों की जो परास है, परास यानी कि रेंज सबसे कम होती है। देखिए रेंज का क्या मतलब है, रेंज का मतलब है, हमने देखा कि अल्फा विकिरण जो है वो जब परमाणु से टकराती है तो उसको आयनित कर देती है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मूव करने के बाद इनकी आयनन क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है। तो वह कम से कम दूरी जिसके बाद इन अल्फा विकिरणों की आयनन क्षमता खत्म हो जाती है, उस दूरी को हम उसकी परास या रेंज कहते हैं। और इस अल्फा विकिरणों की जो रेंज होती है वो काफ़ी कम होती है, ये कुछ सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है। सो कुछ फ्यू सेंटीमीटर के आसपास इनकी रेंज होती है, लगभग 8 सेंटीमीटर तक ये अगर मूव करे तो इसके बाद इनकी आयनन क्षमता जो है वो लगभग क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनकी विभेदन क्षमता। इनकी विभेदन क्षमता जो है वो भी काफ़ी कम होती है। इनकी विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता यानी पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी, पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। समझे इस बात को। जब अल्फा विकिरण किसी भी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो वो बहुत पतली अगर चादर है तो उसको पार कर जाता है, लेकिन अगर मेटल की सरफेस बहुत मोटी है तो उस स्थिति में ये उसको भेद नहीं पाता। मतलब इनकी विभेदन क्षमता सबसे कम होती है। कम होने का कारण है क्योंकि ये काफ़ी भारी होते हैं, तो जैसे ही टकराते हैं ये जल्दी से अपनी ऊर्जा को विकृत कर देते हैं, अपनी ऊर्जा को डिसिपेट कर देते हैं, इसलिए ये ज़्यादा मोटी लेयर को नहीं भेद पाते। ठीक है, तो इनकी जो विभेदन क्षमता है, भेदन क्षमता को सबसे कम होती है, ये लगभग 0.1 मिलीमीटर मोटी चादर को ही भेद सकते हैं, इससे ज़्यादा मोटी चादर को ये नहीं भेद सकते। तो इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, इनकी जो विभेदन क्षमता होती है वो काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि ये अल्फा विकिरण जब किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर टकराती है तो उसको इफेक्ट करती है, मतलब उसको काला कर देती है। ठीक है, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। फोटोग्राफिक प्लेट, ये फोटोग्राफिक प्लेट जैसे हमने बात करी थी जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट के पर्दे पर अगर ये आपतित हो तो वहाँ पे प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को हल्का प्रभावित करती है, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का प्रभावित करती है। फोटोग्राफिक प्लेट को हल्का नहीं ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को ज़्यादा प्रभावित करती है। ये हमने बात कर ली इसके नेक्स्ट पॉइंट की। उसके बाद होता ये गाइस कि अल्फा विकिरण जब भी किसी मेटल से इंटरेक्ट करती है, उससे टकराती है, तो उसमें अवशोषित हो जाती है और थर्मल इफेक्ट शो करती है। मतलब जब भी अल्फा विकिरण किसी मेटल सरफेस से स्ट्राइक करती है तो वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसे हम ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो ये क्या हो गई है कि मेटल इंटरेक्शन में अवशोषण के दौरान ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। क्या दर्शाती है? ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, थर्मल इफेक्ट दर्शाती है, ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। जब भी अल्फा विकिरण किसी भी मेटल सरफेस पे इंटरेक्ट करती है तो उसका अवशोषण हो जाता है और वहाँ पे वो ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न करती है। क्लियर। उसके बाद 2 पॉइंट हम और डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है गाइस, 9th पॉइंट देख लेते हैं कि जब भी किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से अल्फा विकिरण निकलती है तो उस रेडियोएक्टिव नाभिक की जो परमाणु संख्या है वो तो 4 कम हो जाती है और द्रव्यमान परमाणु क्रमांक जो है वो 2 कम हो जाती है। ठीक है, सो अल्फा डीके में या अल्फा विघटन में, अल्फा डीके में Z यानी परमाणु क्रमांक और A यानी परमाणु संख्या में क्रमशः परमाणु क्रमांक में तो 2 और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। 4 इकाई की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। समझिए इस बात को। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई
रेडियो एक्टिव नाभिक है, नाभिक को किस प्रकार से लिखा जाता है, ZXa से लिखा जाता है। Z परमाणु क्रमांक है, A इसकी द्रव्यमान संख्या है। अगर इसमें से अल्फा विकिरण निकलती है, अल्फा डीके होता है, तो जो नया नाभिक बनेगा उसकी द्रव्यमान संख्या तो परमाणु क्रमांक तो 2 कम हो जाएगा, मतलब ये तो आ जाएगा Z-2, और जो द्रव्यमान संख्या है वो 4 कम हो जाएगी, A-4। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे परमाणु क्रमांक में कमी हो रही है, मतलब ये नया तत्व बनेगा, तो नया तत्व बनेगा तो हम इसको x की जगह क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, और साथ ही अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4। इस तरह से हमारे पास कुछ इक्वेशन बनेगी। इसका लास्ट एंड फाइनल पॉइंट हम देख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल की अगर हम एनर्जी स्पेक्ट्रा की बात करें तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी स्पेक्ट्रा भी जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होता है वैसे ही लीनियर होता है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होता बल्कि टुकड़ों में मिलता है, हमें कुछ कुछ लाइनें मिलती हैं। तो अल्फा पार्टिकल का एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है, अल्फा पार्टिकल का एनर्जी स्पेक्ट्रम वो लीनियर होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता बल्कि लीनियर होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने देख ली किसके बारे में, अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। एक बार वापस रिव्यू कर लेते हैं इसका। ये पार्टिकल धनावेशित होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं, ठीक है। इनका जो आवेश है वो 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर और द्रव्यमान 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में ये विचलित होते हैं क्योंकि आवेशित होते हैं, लेकिन इनका विचलन बीटा पार्टिकल की तुलना में थोड़ा कम होता है क्योंकि ये भारी होते हैं। इनका वेग लगभग प्रकाश के वेग का 0.05 गुना होता है। विकिरण परमाणु को आयनित कर सकती है, ठीक है, लेकिन इनकी आयनन क्षमता जो है वो सबसे ज्यादा होती है, बीटा पार्टिकल की तुलना में लगभग 100 गुनी और गामा पार्टिकल की तुलना में 1000 गुनी, क्योंकि भारी होने के कारण ये बहुत जल्दी टकराते ही अपनी सारी ऊर्जा प्रदान कर देते हैं। अल्फा पार्टिकल्स की जो रेंज होती है वो काफी कम होती है। रेंज का मतलब वह दूरी जहां तक ट्रैवल करने के बाद ये आयनन क्षमता खो देते हैं, तो कुछ सेंटीमीटर चलने के बाद ही इनकी आयनन क्षमता कम हो जाती है, यानी इसकी रेंज काफी कम होती है। तो इनकी भेदन क्षमता जो है वो काफी कम होती है, मतलब 0.1 मिलीमीटर अगर मोटी चादर है तो वो उसको भेद सकता है, उससे ज्यादा अगर मोटी चादर है तो उसको नहीं भेद सकता। फोटोग्राफिक प्लेट पे टकराते तो प्रतिदीप्त उत्पन्न करते, मतलब उसको प्रभावित करती। और इनमें अवशोषण जब होता है मेटल सरफेस से इंटरेक्शन के दौरान तो ये थर्मल इफेक्ट शो करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है। अल्फा डीके में परमाणु क्रमांक में 2 कमी होती है और द्रव्यमान संख्या में 4, जिससे नए तत्व का निर्माण होता है। और इनकी जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो भी लीनियर होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है। तो ये हमने केवल किसके बारे में डिस्कस किया, अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसी तरह से बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है गाइस। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे अल्फा विकिरणों के गुणधर्म के बारे में हमने डिस्कस किया, वैसे हम बीटा विकिरणों के गुणधर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं और हम बात करते हैं बीटा विकिरणों के गुणधर्म, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं बीटा विकिरणों के गुणधर्म। बीटा विकिरणों के गुणधर्म, जैसे गुणधर्म हमने अल्फा विकिरणों के लिए देखे हैं, एज इट इज गुणधर्म हम बीटा विकिरणों के लिए भी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें एक ओवरव्यू दे लेते हैं। बीटा विकिरणें वैसे बेसिकली 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। सो दीज आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। एक को हम कहते हैं बीटा माइनस और एक को हम कहते हैं बीटा प्लस, ठीक है। मोस्टली तो हम बीटा माइनस के ही बारे में डिस्कस करते हैं। बीटा माइनस क्या होते हैं? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल होते हैं, या इलेक्ट्रॉन ही कह दो, ठीक है। तो बीटा विकिरणों बेसिकली इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं, यानी इन पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है, ठीक है। और जब हम बीटा प्लस की बात कर रहे होते हैं, इसे अपन ऋणात्मक बीटा विकिरण कहते हैं, इसे धनात्मक बीटा विकिरण कहते हैं। धनात्मक बीटा विकिरण में आवेश तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन बस वो आवेश प्लस होता है, ठीक। और ये जिन पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उन्हें पॉजिट्रॉन कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पॉजिट्रॉन। अब ये पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो बेसिकली बीटा विकिरण 2 प्रकार की होती है, एक तो ऋणात्मक बीटा विकिरण और एक धनात्मक बीटा विकिरण। हम केवल बात करते हैं ऋणात्मक बीटा विकिरण के बारे में ही, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होती है, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरे कभी कभार हम बात करेंगे इसके बारे में, जो होती है धनात्मक बीटा विकिरण।
जो पॉजिट्रॉन से मिलकर बनी होती है उन पर उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, केवल वो प्लस होता है। तो हम इनके बारे में कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। पहला गुणधर्म कि ये बीटा विकिरणें ऋणावेशित होती है और वास्तव में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है, मतलब इन पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। तो पहला पॉइंट आ जाएगा कि बीटा विकिरणें ऋणावेशित होती है। बीटा विकिरणें ऋणावेशित होती है। वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है। इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है, इसका ये मतलब है कि इन पर आवेश का जो मान है, बीटा पार्टिकल पर आवेश का मान, वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, बीटा पार्टिकल पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश के क्या होता है गाइस, बराबर होता है। अब बीटा पार्टिकल कब उत्सर्जित होता है ये याद रखिए। तो बीटा विकिरण तब उत्सर्जित होती है जब किसी नाभिक में कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है। कोई न्यूट्रॉन किस में बदलता है, प्रोटॉन में बदलता है। उस स्थिति में एक बीटा विकिरण का उत्सर्जन होता है। याद रखिए कि बीटा विकिरण बेसिकली क्या होती है, ऋणावेशित होती है और ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है। आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता क्या है, जब नाभिक में कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील होता है। देखिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल सकता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल सकता है। तो जब कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तब जो विकिरण उत्सर्जित होती है वो बीटा विकिरण कहलाती है या ऋणात्मक बीटा विकिरण कहलाती है। दूसरा पॉइंट, ये चूंकि ऋणावेशित होती है इसलिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में ही विचलित होगी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिख लेते हैं, आवेशित होने के कारण, आवेशित होने के कारण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होती है। ठीक है, जो हम देख भी चुके हैं कि जब इन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो ये बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होती है। अब देखिए, आवेशित होने के कारण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विचलित तो होती है लेकिन अल्फा विकिरणों की तुलना में ये कम हल्की होती है, इसलिए इनका जो विचलन होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इनका जो विचलन है गाइस, वो विचलन अल्फा पार्टिकल की तुलना में काफी कम होता है और अल्फा पार्टिकल की तुलना में काफी ज्यादा होता है। और इसके साथ ही इनका विचलन अल्फा पार्टिकल की विपरीत दिशा में होता है। तो काफी हल्का होने की वजह से, अगर हल्का है तो उसको विचलित करना आसान होगा, तो इनका विचलन जो है वो काफी ज्यादा होता है, ग्रेटर देन अल्फा। इनका विचलन अल्फा से ज्यादा होता है। विचलन अल्फा से क्या होता है, ज्यादा। वहां हमने क्या देखा था, अल्फा पार्टिकल का विचलन बीटा से क्या हो रहा था, कम। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल, इन बीटा पार्टिकल्स का जो विचलन है, बीटा विकिरणों का विचलन, वो अल्फा विकिरणों की तुलना में ज्यादा होता है क्योंकि ये क्या होती है, हल्की होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान से तो हल्के हैं, तो इस स्थिति में हल्के होने के कारण इनका विचलन जो है वो अल्फा पार्टिकल से क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर हम देखते हैं इनके वेग के बारे में। तो बीटा विकिरणों का वेग जो है वो प्रकाश के वेग का 1% से लेकर 99% तक होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, इनका वेग प्रकाश की चाल का, या प्रकाश के वेग का, प्रकाश की चाल का लगभग 1% से 99% तक होता है। इनका वेग मतलब काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इनका वेग प्रकाश की चाल का लगभग 1% से लेके 99% तक होता है। उसके बाद हमने जैसे बात करी कि परास क्या होती है, अल्फा पार्टिकल की परास वह दूरी जहां तक ट्रैवल करने के बाद अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर लगभग खत्म हो जाती है। इनमें भी वो परास होती है लेकिन इनकी परास काफी ज्यादा होती है, तो इनमें भी आयनन का गुण पाया जाता है। ठीक है, इनमें भी आयनन का गुण पाया जाता है, इनमें भी आयनन की क्षमता पाई जाती है। ये भी जब परमाणुओं से टकराती हैं
तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देती है, मतलब परमाणु को आयनित कर देती है। लेकिन इनकी आयनन क्षमता अल्फा पार्टिकल की तुलना में कम होती है, लेकिन गामा पार्टिकल की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा। तो आयनन क्षमता जो है वो अल्फा पार्टिकल की 1/100 गुनी होती है, यानी कम, और गामा पार्टिकल जो है उसकी लगभग 100 गुनी होती है। मतलब गामा पार्टिकल से तो इनकी आयनन क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अल्फा पार्टिकल से इनकी आयनन क्षमता काफ़ी कम होती है। और इनकी परास जो है वो भी अल्फा पार्टिकल की तुलना में ज़्यादा होती है, मतलब ये बहुत लंबी दूरी तक ट्रैवल करने के बावजूद भी अपनी आयनन क्षमता को खोती नहीं है। तो इनकी परास या इनकी रेंज जो है, इनकी परास यानी कि रेंज अल्फा विकिरणों से ज़्यादा होती है, अल्फा विकिरणों से ज़्यादा होती है। इनकी परास जो है वो अल्फा विकिरणों से ज़्यादा होती है। अल्फा विकिरण की परास कुछ सेंटीमीटर थी, तो इनकी रेंज जो है वो कुछ 100 मीटर के आसपास हो सकती है, कुछ फ्यू हंड्रेड सेंटीमीटर्स के आसपास हो सकती है, फ्यू हंड्रेड सेंटीमीटर के आसपास हो सकती है। वहाँ पे केवल 7-8 सेंटीमीटर होती है, यहाँ पे सैकड़ों सेंटीमीटर तक इनकी परास हो सकती है। उसके बाद हमने बात करी थी इनकी भेदन क्षमता की। तो इनकी भेदन क्षमता जो है वो अल्फा पार्टिकल से तो होती है ज़्यादा, लेकिन गामा पार्टिकल से होती है कम। तो इनकी भेदन क्षमता की अपन बात कर लेते हैं। इनकी भेदन क्षमता अल्फा विकिरणों से कम, अल्फा विकिरणों से कम, अल्फा विकिरणों से ज़्यादा तथा गामा विकिरणों से कम होती है। ठीक है, गामा विकिरणों से कम होती है। तो हम ये देखते हैं कि अल्फा विकिरण जो है वो तो केवल 0.01 मिलीमीटर मोटी चादर को ही भेद सकती है, लेकिन बीटा विकिरणें जो है वो अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा लेकिन गामा विकिरणों से कम भेद सकती है। अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो अल्फा पार्टिकल की तो ये लगभग 100 गुनी होती है, अल्फा पार्टिकल से तो इनकी भेदन क्षमता 100 गुनी होती है, लेकिन गामा पार्टिकल की लगभग 1/100 गुनी यानी कि उनसे काफ़ी कम होती है। तो ये इनकी भेदन क्षमता के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अतिरिक्त बीटा पार्टिकल्स या बीटा विकिरण भी जब फोटोग्राफिक प्लेट से टकराती है तो उस पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, मतलब ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। तो 7वां पॉइंट क्या लिखेंगे, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, जब ये फोटोग्राफिक प्लेट से टकराती है तो स्फुरदीप्त उत्पन्न करती है, प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, यानी ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम बात करें कि जब किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से कोई बीटा विकिरण उत्सर्जित होती है तो उसके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या तो समान रहेगी, लेकिन होगा क्या, इससे इसके परमाणु क्रमांक में जो है वो एक कमी या एक वृद्धि हो जाती है। तो इसका 8वां पॉइंट हम बात करें कि बीटा डीके में Z में इकाई परिवर्तन होता है, परमाणु क्रमांक में कितना इकाई परिवर्तन होता है, जबकि द्रव्यमान संख्या A में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो ये परिवर्तन किस प्रकार से होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब अपन बीटा डीके के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं कि जिस प्रकार अल्फा पार्टिकल का एनर्जी स्पेक्ट्रम लीनियर होता है, इनका एनर्जी स्पेक्ट्रम लीनियर नहीं होता बल्कि कंटिन्यूअस होता है। तो इनका एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है, एनर्जी स्पेक्ट्रम वो कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है, ठीक है। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने देख ली, वापस रिव्यू कर लेते हैं। बीटा विकिरण दो प्रकार की, ऋणात्मक बीटा जो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है, होता क्या जब नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तब उत्सर्जित होती है। धनात्मक बीटा विकिरण जो पॉजिट्रॉन होता है और इन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लेकिन प्लस होता है। ऋणावेशित विकिरण, इनका आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में प्रभावित या विचलित होती है, अल्फा विकिरण से ज़्यादा विचलित होती है।
वेग प्रकाश की चाल का लगभग 1 से 99% तक होता है। आयनन की क्षमता इनमें भी पाई जाती है, लेकिन अल्फा पार्टिकल से कम, बीटा पार्टिकल से ज़्यादा। इनकी रेंज कुछ 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। फिर इनकी भेदन क्षमता की अगर बात करें तो वो अल्फा पार्टिकल से तो ज़्यादा, लेकिन बीटा पार्टिकल या गामा पार्टिकल से कम होती है, गामा किरणों से कम। फोटोग्राफिक प्लेट को ये भी प्रभावित करती है, और जब कोई बीटा डीके होता है, मतलब बीटा विकिरण उत्सर्जित होती है, तो इससे इनकी द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन परमाणु क्रमांक में परिवर्तन होता है 1। या तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ेगा या परमाणु क्रमांक 1 घटेगा, दोनों ही मैं बता देता हूँ। जब माइनस बीटा डीके होता है उस स्थिति में तो ये 1 बढ़ जाता है, और जब पॉजिटिव बीटा डीके होता है तो इस स्थिति में ये घट जाता है, और इनका एनर्जी स्पेक्ट्रम सतत होता है। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया? ये हमने डिस्कस कर लिया बीटा विकिरणों के गुणधर्म के बारे में। इसी तरह हम बात कर लेते हैं गामा विकिरणों के गुणधर्म के बारे में। तो इस वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए हम गामा विकिरणों के गुणधर्म को इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही हम अल्फा डीके को भी समझेंगे। तो मिलता है गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।